सोचिए एक देश का राष्ट्रपति और वो भी एक अमेरिकी अदालत के कटघरे में। ये कहानी है वेनेजुएला के निकोलस मादुरो की। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तारीख थी 5 जनवरी 2026। इस दिन एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में कह सकते हैं एक भूचाल सा ला दिया। और नहीं, ये कोई अफवाह नहीं थी, ये बिल्कुल सच था। वेनेजुएला के सिटिंग प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो अमेरिकी फोर्सेस की गिरफ्त में थे और उन पर चार्जेस भी कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि बेहद संगीन थे। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक देश का राष्ट्राध्यक्ष इस हालत में पहुंचा कैसे। इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी का सार है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड क्या था। उन्होंने दुनिया के सामने इस इतने बड़े कदम को सही कैसे ठहराया। तो देखिए, मादुरो के खिलाफ जो केस बना वो दो मेन चार्जेस पर टिका था। पहला ड्रग ट्रैफिकिंग यानी नशीले पदार्थों की तस्करी, और दूसरा नार्को टेररिज्म। मतलब ये आरोप सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि ये इशारा कर रहे थे कि एक देश की सरकार ही इन गतिविधियों में शामिल है। हाँ, तो ये जो जनवरी 2026 की गिरफ्तारी हुई वो रातों रात नहीं हुई थी। इसके पीछे कई हफ्तों से माहौल बन रहा था। वेनेजुएला के जहाजों पर हवाई हमले हो रहे थे, मादुरो के ऊपर इनाम की रकम बढ़ाकर $50 मिलियन कर दी गई थी, और तो और अमेरिका ने अपना एक बहुत बड़ा नेवल फ्लीट भी उस इलाके में तैनात कर दिया था। लेकिन क्या जो वजहें बताई जा रही थी वही पूरी सच्चाई थी? 2025 के आखिर में आए एक एनालिसिस ने इस कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। इशारा यह था कि असली मकसद लोकतंत्र नहीं बल्कि कुछ और ही है, और वो है तेल। तो हमारे सामने अब दो अलग अलग नैरेटिव हैं। एक तरफ अमेरिका का कहना है कि वो वेनेजुएला में लोकतंत्र वापस लाना चाहते हैं और नार्को टेररिज्म खत्म करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो कहता है कि ये सब वेनेजुएला के तेल के भंडारों पर कब्जा करने और वहां चीन के बढ़ते असर को रोकने का एक बड़ा खेल है। अच्छा, अब ये जो तेल वाला एंगल है, इसे ठीक से समझने के लिए हमें वेनेजुएला के उस खजाने को देखना होगा जिसे काला सोना कहते हैं, यानी वहां के तेल के विशाल भंडार। और ये बात शायद बहुतों को हैरान कर दे, लेकिन सच यही है कि वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा प्रूव्ड ऑयल रिजर्व्स हैं, मतलब किसी भी दूसरे देश से ज्यादा। लेकिन देखिए, रिश्ते हमेशा से ऐसे नहीं थे। 1999 से पहले तक वेनेजुएला अमेरिका का एक काफी करीबी सहयोगी हुआ करता था, पर फिर ह्यूगो चावेज आए, उन्होंने तेल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, और फिर उनके बाद निकोलस मादुरो ने भी वही पॉलिसी जारी रखी। नतीजा, अमेरिका से दूरी बढ़ी और रूस और चीन से नजदीकी। और आज की तारीख में जियोपॉलिटिक्स का असली खेल यहीं दिखता है। वेनेजुएला का लगभग 80% तेल कौन खरीदता है? चीन, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा इकोनॉमिक राइवल है। तो कनेक्शन साफ है। तो सवाल यह उठता है कि क्या हम इतिहास को दोहराते हुए देख रहे हैं? जो लोग इस अमेरिकी एक्शन की आलोचना कर रहे हैं उनका मानना है कि यह कोई नई रणनीति नहीं है, ये एक पुरानी जानी पहचानी इंपीरियल प्लेबुक का ही हिस्सा है। और इसकी सबसे सीधी तुलना की जाती है 2003 के इराक हमले से। याद है, तब दावा किया गया था कि इराक के पास बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार यानी WMDs हैं। बाद में वो दावे झूठे साबित हुए। तो आलोचक कहते हैं कि जैसे तब WMDs का बहाना था, वैसे ही अब नार्को टेररिज्म का बहाना है। ठीक है, तो अमेरिका ने जो किया और उसके पीछे की वजहें क्या हो सकती हैं, ये हमने देखा। अब जरा देखते हैं कि दुनिया भर में इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है। जैसे ही मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया, दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आने लगी। चीन ने सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से अमेरिका की आलोचना की, और बस यहीं से सोवरेनिटी यानी संप्रभुता और इंटरनेशनल लॉ पर एक ग्लोबल डिबेट शुरू हो गई। देखिए, इस पूरी बहस के केंद्र में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। आसान भाषा में इसका मतलब है